हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जहां भूमि का दिमाग इतना ख़राब हो रहा था, वहीं नंदिनी की बात सुनते ही वहां मौजूद बाकी सभी हंस पड़ते हैं। अब आगे। इस वक्त इस कमरे में चहल पहल दिखाई दे रही थी। किसी के हाथ में साड़ी दिखाई दे रही थी तो किसी के हाथ में ज्वेलरी, तो किसी के हाथ में तैयार होने जाने के लिए अन्य कोई सामान दिखाई दे रहा था। हालांकि मारवा हाउस में इतने कमरे थे कि सभी को रुकने के लिए अलग अलग कमरा अलॉट हुए थे, लेकिन अलग अलग कमरा अलॉट होने के बावजूद वह सभी एक साथ इसलिए दिखाई दे रही थी क्योंकि बातें करना और अपनी चीज़ों को दिखाकर उस पर दूसरों की कन्फर्मेशन लेना कि वह हम पर अच्छी लगेगी या नहीं, बेहद ज़रूरी है। खासकर जब तब बात किसी फंक्शन की हो और सबसे अच्छा दिखने की हो। इस वक्त सभी अपने अपने सामान के साथ अपने अपने रूम में जाने के लिए तैयार थी। सभी के हाथ में वही सामान थे जिसे वह एक दूसरे को दिखाना चाहती थी। भूमि और नंदिनी की बातों को सुनकर सभी अपने अपने चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान लेकर अपनी अपनी जगह पर स्थिर रह जाती हैं। सभी को हंसते हुए देखकर भूमि भी हंस पड़ती है। अब नंदिनी भूमि का हाथ पकड़कर उसे एक चेयर पर बिठा देती है, फिर उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसके पीछे की तरफ खड़ी हो जाती है और कहना शुरू करती है, राजश्री और श्रेया दोनों को ही हम सभी साड़ी पहनने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन अगर वह साड़ी ही पहनना चाहती हैं तो क्या किया जा सकता है। अब तुम अपना ही देख लो। हम चाहते हैं कि तुम साड़ी पहनो, पर तुम हो कि गाउन पहनना चाहती हो। कभी तो ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी मॉडर्न भूमि को ट्रेडिशनल लुक में देखें। ठीक इसी वक्त आयशा मारवा भूमि के पास आती हैं और कहती हैं, मुझे अच्छी तरह पता था कि तुम इसी तरह रिएक्ट करोगी। फिर भूमि के चेहरे पर हाथ लगाते हुए कहती हैं, और सही भी है, अपने घर का फंक्शन है, द बेस्ट दिखना तो बनता ही है। अगर अपने टेस्ट के हिसाब से तैयार ना हो पाए तो हम कॉन्फिडेंट कैसे लगेंगे। फिर भूमि का हाथ पकड़कर उसे वहीं दरवाजे के ही एक और खड़ी डिज़ाइनर के पास ले जाती है, जिसके पास स्टैंड पर ढेर सारी साड़ियाँ टंगी हुई थी। अब आयशा आगे कहती है, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। यह सभी साड़ियाँ खास भूमि के टेस्ट और स्टाइल के हिसाब से डिज़ाइन की गई हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें से कुछ ना कुछ तुम्हें पसंद ज़रूर आ जाएगा। इन्हें विशेष तुम्हारे लिए ही मंगवाया गया है। अगर तुम यहाँ नहीं आती तो कुछ ही देर में यह तुम्हारे रूम में पहुँचने वाली थी। अब भूमि के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और एक बार फिर से वह अपनी दोनों बाहें आयशा के गले में डाल देती हैं और फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहकर आयशा को अपनी बाहों से आज़ाद कर देती हैं। फिर डिज़ाइनर की तरफ देखकर कहती हैं, तुम इन सभी को लेकर मेरे रूम में आ जाओ। भूमि के हाव भाव और खुशी देखकर एक बार फिर सभी हंसने लगते हैं। जैसे ही भूमि कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजे तक पहुंचती है, फिर कुछ याद करके रुक जाती है और मुड़कर राजश्री और श्रेया की तरफ देखकर कहती है, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, अच्छी तरह सोच लो। कोई लाइट वेट डिज़ाइनर गाउन पहनना ही तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अपनी बात कहकर भूमि वहाँ से चली जाती है। भूमि के जाने के बाद राजश्री और श्रेया एक दूसरे के चेहरों की तरफ देखने लगते हैं। तभी आयशा उनके मनोभावों को समझते हुए उनसे कहती हैं, हाँ, भूमि की बात एकदम सही है। इस कंडीशन में तुम दोनों के लिए कंफर्ट पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस वक्त तुम्हारी समस्या ड्रेस का अरेंजमेंट है तो मैं तुम्हें बता दूं कि डिज़ाइनर सभी तरह की ड्रेसेस के साथ यहाँ पर रेडी हैं। तुम दोनों जाकर अपने टेस्ट के हिसाब से ड्रेस सिलेक्ट कर सकती हो, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो तुम्हें भूमि की बात पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी सुविधा और इच्छा के हिसाब से जो पहनना चाहती हो वही पहनो। धीरे धीरे आकाश में डूबते हुए सूरज की मनमोहक सी लालिमा फैल चुकी थी। रात का अंधेरा आगे बढ़ने लगा था। धीरे धीरे बढ़ते हुए अंधेरे के साथ मारवा हाउस की रोशनी भी बढ़ रही थी। मारवा हाउस की जगमगाहट के चलते आसमान के मोतियों को देख पाना संभव नहीं रह गया था, लेकिन इसमें भी कोई चिंता वाली बात नहीं थी, क्योंकि आज खुद मारवा हाउस में ढेरों तारों को टिमटिमाते हुए देखा जा सकता था। अब आप चांद के बारे में पूछेंगे तो आज मारवा हाउस में एक नहीं बल्कि 2 चांद दिखाई देने वाले थे, लेकिन उसमें अभी कुछ वक्त था। मेहमानों के आने का वक्त हो चला था। घर के ज़्यादातर सभी लोग तैयार हो चुके थे। भूमि भी इस वक्त पूरी तरह से तैयार थी। वह ट्रेडिशनल साड़ी में भी वेस्टर्न लुक को मात दे रही थी। उसने सीक्वेंस वर्क की लाइट वेट साड़ी को पहनने के लिए चुना था
और उसे एक डिज़ाइनर ब्लाउज के साथ पेयर अप किया था जिसकी बैक साइड की नेक काफ़ी डीप थी। एक तो भूमि की हाइट पहले ही काफ़ी अच्छी थी, ऊपर से उसने पेंसिल हाई हील के साथ साड़ी को लो वेस्ट पर रखा। उसने साड़ी के पल्लू को पतली प्लेट्स में बदलकर पूरी तरह से ढीला छोड़कर कंधे पर पिन अप किया हुआ था। उसके चेहरे की खूबसूरती और खूबसूरत फिगर इतने तो वेस्टर्न आउटफिट में भी उभर कर नहीं आते जितना साड़ी में आ रहे थे। भूमि के पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद उसकी मेकअप आर्टिस्ट उसे गले में लाइट नेकलेस पहनने की सलाह देती हैं, लेकिन भूमि का अपना स्टाइल था। भूमि अपने कानों में डायमंड लगे हुए लंबे चैन स्टाइल के ईयरिंग्स पहनती हैं और गले को खाली रखती हैं। एक हाथ की कलाई में ईयरिंग से मैचिंग ब्रेसलेट पहना और दूसरे हाथ में उसी स्टाइल की वॉच। इस वक्त भूमि जल्दी से तैयार होकर प्रीति के कमरे में पहुंच जाना चाहती थी। इस वक्त वह पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। जैसे ही वह अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर प्रीति के कमरे की तरफ जाने के लिए कुछ कदम बढ़ाती हैं, तभी उसे सामने की तरफ से कौटिल्य आता हुआ नजर आता है। कौटिल्य मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपनी सामान्य चाल से चलते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी कौटिल्य की आंखें भूमि की कमर पर चली जाती हैं और वहीं टिक कर रह जाती हैं। कौटिल्य के आगे बढ़ते हुए कदम खुद ब खुद धीमे होते चले जाते हैं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके हाथ उसका साथ नहीं दे रहे और कौटिल्य को पीछे छोड़कर भूमि की कमर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस वक्त कौटिल्य को ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास भीनी भीनी खुशबू का एहसास है और वह खुशबू उसे मदहोश कर रही है। अब कौटिल्य का एक हाथ आगे की तरफ बढ़ जाता है और पैर अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। उसे भूमि सामने से अपनी ओर आती हुई दिखाई दे रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे भूमि उसकी बाहों में है और उसके बेहद करीब है। कौटिल्य भूमि की कमर पर हाथ रखकर उसके इस स्पर्श को अपने हृदय के अंदर तक महसूस कर पा रहा था। यह एहसास कौटिल्य को अंदर ही अंदर बेहद मीठी गुदगुदी कर रहा था। अचानक से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। इससे पहले कि वह अपने ख्वाबों में बहुत आगे निकल जाता, तभी भूमि उसके करीब पहुंच जाती है और उसके आगे बढ़े हुए हाथ पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, क्या खड़े होकर बंद आंखों से कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हो? वैसे सच ही था, बंद आंखों से कौटिल्य अपनी ज़िंदगी की खुशी डिज़ाइन कर रहा था। वह बस यह बात कह नहीं सकता था। कौटिल्य चौंक कर अपनी आंखें खोल लेता है और भूमि के चेहरे की तरफ देखता है। उसकी आंखें भूमि की आंखों से मिल जाती हैं। भूमि की बड़ी बड़ी आंखें और उस पर मस्कारा लगी हुई बड़ी बड़ी पलकें कौटिल्य का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींच चुकी थी। तभी भूमि की आंखों में डुबकी लगाने के बाद उसका ध्यान भूमि के लगातार बोलते हुए होठों पर जाता है, जो कौटिल्य को हिलते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनसे निकलती हुई कोई आवाज़ कौटिल्य के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। अब कौटिल्य को तेज इच्छा हुई कि वह भूमि के होठों को अपने होठों में ले और भूमि को पूरी तरह से खुद से चिपका ले। इससे पहले कि कौटिल्य का खुद पर से नियंत्रण छूट जाता और वह कोई ऐसी वैसी हरकत कर बैठता, उससे पहले ही भूमि उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाते हुए कहती है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कौटिल्य अपनी सोच से बाहर आ जाता है और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ लंबी गहरी सांस लेता है, फिर उसे धीरे धीरे छोड़ता है। भूमि आगे कहती है, लुकिंग स्मार्ट, इस इंडियन आउटफिट में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। अब कौटिल्य जवाब देता है, काश कि तुमसे ज़्यादा अच्छा लग रहा होता। भूमि अपनी दोनों भौहें चढ़ाती है और कौटिल्य की तरफ देख कर कहती है, क्या मतलब? कौटिल्य मुस्कुराकर अपनी बात को बदलते हुए कहता है, मेरा मतलब कि मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं लग रहा हूँ। तुम गॉर्जियस तो लग ही रही हो और साथ में होठ भी। अब भूमि कहती है, वह तो मैं हूँ ही। अब चलो, मुझे प्रीति के पास पहुँचना है। कौटिल्य हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है और चुपचाप मुड़कर भूमि के साथ साथ चल पड़ता है। वह मन ही मन सोचता है, काश मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट लग रहा होता और इस वक्त जो फीलिंग्स मेरे मन में है वह तुम्हारे मन में होती, तो आज हमारी भी सगाई हो जाती। तभी भूमि कौटिल्य से कहती है, क्या तुमने कुछ कहा? कौटिल्य चौंक जाता है और कहता है, नहीं तो कुछ नहीं। अब भूमि कहती है, ठीक है, तुम जाकर सनी और ओमकार को देखो, वह दोनों तैयार हुए या नहीं, तब तक मैं प्रीति को लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर भूमि आगे बढ़ जाती है। कौटिल्य अपनी जगह पर खड़ा खड़ा भूमि को जाते हुए देखता रहता है। भूमि की आंखों के सामने से पूरी तरह से ओझल हो जाने के बाद उसे अपनी स्थिति का भान होता है और वह खुद की हालत पर एक बार फिर से
मुस्कुरा देता है। इसके बाद वह सनी और ओमकार के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। जब कौटिल्य सनी के कमरे की तरफ जा रहा था तभी उसे ऐसा लगा जैसे कुछ कदम पीछे छोड़े हुए मोड़ पर दीवार से चिपक कर कोई खड़ा था जो कौटिल्य को देख रहा था। कुछ कदम आगे जाने के बाद कौटिल्य रुक जाता है और फिर यह देखने के लिए कि वहाँ कौन है वह पीछे की तरफ मुड़ता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कौटिल्य इसे अपना वहम समझकर दोबारा से मुड़कर अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। तभी भूमि दोबारा से उसी दीवार के पास आकर कौटिल्य को जाते हुए देखने लगती है। भूमि इस वक्त कौटिल्य के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन ना वह अपने मन की बात कह सकती थी, ना ही अपने मन की हालत को किसी हरकत से जता सकती थी। सिर्फ कौटिल्य ही भूमि की खूबसूरती और हॉटनेस की तरफ खींचा नहीं चला जा रहा था, बल्कि भूमि भी कौटिल्य की तरफ उसी आवेग से खींच रही थी। कौटिल्य की पर्सनैलिटी में जितना बदलाव आया था, उसने अपने फिजिक्स को इम्प्रूव करने के लिए जितना काम किया था, वह काबिले तारीफ था। भूमि खुद इस वक्त उसे गले लगाकर उससे कहना चाहती थी, यू आर आल्सो लुकिंग सो हॉट। तभी भूमि अपने माथे पर अपने हाथ की 3 उंगलियों से टपली देते हुए कहती है, यह क्या कर रही हो भूमि? क्या तुम्हारे पास करने के लिए और कोई काम नहीं बचा है जो अब तुम इस तरह यहाँ खड़े होकर उसे ताड़ रही हो? फिर खुद को समझाते हुए कहती है, एक बार नीचे पहुँच जाने के बाद तुम्हारे पास पूरा वक्त होगा, उसके साथ रहने के लिए भी और देखने के लिए भी। रोहित और अनिका का कमरा। अनिका पहले ही इतनी खूबसूरत थी कि उसे कभी किसी मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसकी खूबसूरती लाइट मेकअप में भी वह बेजोड़ थी। रोहित काफ़ी देर पहले ही तैयार हो चुका था। रोहित ने डिज़ाइनर कुर्ते के साथ पजामी पहनी थी। स्मार्ट के साथ साथ वह हॉट भी लग रहा था। उसके ड्रेसिंग लुक के चलते अनिका अपने मन के हाथों पहले ही काफ़ी परेशान थी। अपने मन को स्थिर रखकर अनिका कई बार रोहित को नीचे जाकर मेहमानों को अटेंड करने के लिए कह चुकी थी। अनिका के कई बार कहने पर भी वह कमरे में ही जमा हुआ था। अनिका एक बार फिर कहती है, मिस्टर मारवा, तुम्हें हॉल में जाना चाहिए। तुम्हारे मेहमान तुमसे मिलने के लिए परेशान हो रहे होंगे। अंत में जब वह देखता है कि अनिका उसे बार बार नीचे जाने के लिए कह रही है, तब वह कह देता है, मैं इस कमरे से बाहर तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। रोहित बेड के किनारे पर बैठकर अनिका को देख रहा था। अब तक अनिका अपनी साड़ी पहन चुकी थी। अब वह शीशे के आगे खड़े होकर तैयार हो रही थी। वह लगभग तैयार हो ही चुकी थी। तभी रोहित का ध्यान अनिका के चेहरे से हटकर उसकी कमर पर जाता है। अनिका का फिगर अजंता की मूर्तियों से भी कहीं ज़्यादा आकर्षक पैदा करने वाला था। अनिका की खूबसूरती को शब्दों में बांधना संभव नहीं था। इस पर रोहित की क्या हालत होगी, यह तो अनुमान लगाना भी मुश्किल है। अपनी जगह से खड़े होकर रोहित अनिका के करीब पहुंच जाता है और अनिका के ठीक पीछे खड़े होकर शीशे में अनिका को देखता है। अनिका अपनी नज़रें उठाकर अपने ठीक पीछे रोहित के प्रतिबिंब को देखती है। तभी उसका ध्यान रोहित के हाथ पर जाता है। तभी अनिका चेतावनी देने के अंदाज में बोल उठती है, खबरदार मिस्टर मारवा, अपने हाथों को कंट्रोल में रखो, मुझे हाथ भी मत लगाना। अब रोहित अपना हाथ पीछे कर लेता है और मुस्कुराकर बात को मान लेने के अंदाज में कहता है, ठीक है, नहीं लगाता, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ भला तुम्हें हाथ कैसे लगाया जा सकता है। ऐसा कहकर वह अनिका के बाईं ओर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, पर तुम तो मुझे हाथ लगा सकती हो। अब तक अनिका पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी और वह रोहित की बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए उससे आगे कहती है, अब चलो। रोहित कहता है, नहीं, पहले। अपनी बात को अधूरा छोड़कर वह चुप हो जाता है। अब अनिका कहती है, क्या पहले? रोहित अपने होठों पर उंगली रखकर हटाते हुए कहता है, पहले मुझे किस चाहिए। अनिका अपनी आंखों को और बड़ा बड़ा करके अपना मुंह खुला रखकर रोहित के चेहरे की तरफ देखती है। अब रोहित कहता है, इतना हैरान होने वाली क्या बात है? क्या अपनी बीवी से इतना भी नहीं मांग सकता? अब अनिका रोहित की तरफ उंगली करते हुए कहती है, क्या यह तुम्हारी मांग का सही वक्त है? अब हटो सामने से और मुझे जाने दो। रोहित को एक तरफ करते हुए अनिका 2 कदम आगे बढ़ जाती है। रोहित अनिका के पीछे से दोबारा उसके आगे पहुंच जाता है और लगभग दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। अपने दोनों हाथों को फैलाकर विपरीत दिशाओं में सीधा करते हुए उन्हें इस तरह फैला लेता है
जैसे वह अनिका का रास्ता रोक रहा हो, और कहता है, जब तक तुम मुझे किस नहीं दोगी तब तक मैं यहाँ से हिलने वाला भी नहीं हूँ। अनिका कहती है, मैं देख रही हूँ तुम्हारी हिम्मत दिन ब दिन रोज बढ़ती जा रही है। यह पहली बार था जब रोहित अनिका से इस तरह जिद कर रहा था, और वह भी ऐसे वक्त पर जब नीचे मेहमानों का तांता लगा हुआ था और उन दोनों का जल्द से जल्द नीचे पहुंचना जरूरी था। अब रोहित बड़े ही प्यार से मासूम बच्चे की तरह कहता है, ठीक है, मैं पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ, तुम पनिशमेंट दे देना, लेकिन फ़िलहाल मुझे किस चाहिए। अब अनिका अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर रोहित को घूरती है। रोहित अनिका की बड़ी बड़ी आंखों में खो जाता है। अनिका अपने गले से की आवाज़ निकालती है। जब वह देखता है कि अनिका मानने वाली नहीं है तो वह सामने से हट जाता है और जाकर एक बार फिर से बिस्तर के कोने पर बैठ जाता है। फिर कहता है, ठीक है, तुम जाओ, मैं नीचे नहीं आऊँगा। जब तक तुम मुझे किस नहीं दोगी मैं बिल्कुल भी नीचे नहीं आऊँगा। अनिका घूमकर रोहित की तरफ देखती है। अब रोहित एक बार फिर से कहना शुरू करता है, मुझे इस तरह घूरने से मेरी फीलिंग्स ख़त्म नहीं हो जाएंगी। एक तो तुम पहले ही इतनी खूबसूरत हो, ऊपर से साड़ी में तुम्हारे चेहरे के साथ साथ तुम्हारे शरीर की खूबसूरती भी मुझे अपनी तरफ बुलाना शुरू कर देती है। अब तुम ही बताओ, तुमसे बेहद प्यार करने वाला तुम्हारा पार्टनर अपने आप पर कैसे नियंत्रण रखे। फिर आँख को थोड़ा और बढ़ाते हुए कहता है, हाँ, मुझे पता है तुम यही चाहती हो कि मैं सारा वक्त तुम्हें देखता रहूं और अंदर ही अंदर तड़पता रहूं। क्या तुम मुझे एक छोटी सी किस नहीं दे सकती। अब रोहित की बिना सिर पैर की बात सुनकर अनिका की हैरानी और भी बढ़ जाती है। रोहित से इस तरह की हरकत की उम्मीद अनिका ने बिल्कुल भी नहीं की थी। वह अपने हाथों को कमर से नीचे करते हुए रोहित की तरफ एक हाथ करते हुए कहती है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम्हें मेरे साथ नीचे चलना है या नहीं। तब से रट लगाई हुई थी कि मेरे साथ नीचे आओगे, मेरे साथ नीचे जाओगे। अब जब मैं नीचे चलने के लिए तैयार खड़ी हूँ तो वहाँ बिस्तर पर बैठे हो। रोहित झट से जवाब देता है, मैं साथ चलूँगा पर पहले किस। अब अनिका किलसते हुए जवाब देती है, अच्छी बात है, यहीं बैठे रहो, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी किस कभी किस पर ख़त्म नहीं होती। अब यहीं बैठकर इंतज़ार करो अपने रोमांस के लिए। ऐसा कहकर अनिका मुड़ती है और दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ चली जाती है। रोहित अभी भी कमरे के अंदर ज्यों का त्यों बैठा हुआ था। जैसा कि रोहित अनिका से किस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, अब अनिका किलसते हुए जवाब देती है, अच्छी बात है, यहीं बैठे रहो, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी किस कभी किस पर ख़त्म नहीं होती। अब यहीं बैठकर इंतजार करो अपने रोमांस के लिए। ऐसा कहकर अनिका मुड़ती है और दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ चली जाती है। रोहित अभी भी कमरे के अंदर ज्यों का त्यों बैठा हुआ था। अब आगे बाहर आकर कुछ कदम चलने के बाद अनिका अपनी जगह पर रुक जाती है और फिर कुछ सोचकर अपने माथे पर अपना हाथ रख लेती है। फिर उसे नीचे करते हुए तय करती है कि जाकर रोहित को उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर आएगी। वह रोहित की आदतों को अच्छी तरह जानती थी और साथ ही साथ यह भी जानती थी कि रोहित को किसी के लिए इंतजार करने की ज़रूरत नहीं। दुनिया भर के लोग रुककर रोहित का इंतजार करते हैं। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेहमानों के बीच बिना वजह किसी तरह की परेशानी का माहौल पैदा हो। ऐसा सोचकर वह एक बार फिर से मुड़ जाती है और कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है। रोहित एक बार भी अपनी पलकें उठाकर अनिका की तरफ नहीं देखता। अनिका तेज कदमों से उसके पास जाती है और अपने सीधे हाथ से उसके कंधे पर तेज धक्का देते हुए उसे बिस्तर पर गिरा देती है और फिर सीधा उसके ऊपर लेट जाती है। इससे पहले कि रोहित को कुछ समझ आता, अनिका रोहित के सिर के नीचे अपने हाथ को ले जाते हुए रोहित के होठों को अपने होठों में ले लेती है और आंखें बंद कर लेती है। रोहित के पूरे शरीर में करंट सा दौड़ने लगता है। बेहद सुख की अनुभूति होने लगती है। उसके मन को अथाह सुख का एहसास होता है। खुश होकर वह भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और खूबसूरत पलों को जीने लगता है। धीरे से रोहित के हाथ अनिका की कमर पर जाते हैं और धीरे धीरे अनिका की कमर पर रोहित की चलती हुई उंगलियां ऊपर की तरफ बढ़ने लगती हैं। जैसे ही अनिका रोहित के होठों से अलग होती है, रोहित अनिका को बाहों में और भी कसते हुए अपनी बंद आंखों से उसके कान में धीरे से कहता है, तुम इतनी प्यारी क्यों हो कि तुम्हें देखकर मैं पागल होने लगता हूँ। तुम नहीं जानती कि जब तुम मेरी बाहों में होती हो तो मुझे कैसा महसूस होता है। अनिका मुस्कुराकर रोहित के गाल पर अपना गाल लगाकर उसे स्पर्श को महसूस करते हुए कहती है,
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे साथ होने पर मुझे कैसा लगता है। जैसा मुझे लगता है वैसा ही तुम्हें लगता होगा। अब रोहित फिर से अपनी आवाज़ धीमी करके पूछता है, जब तुम चली गई थी तो वापस क्यों आई? रोहित के फुसफुसाने से उसके होठों से निकलती हुई गर्म हवा जब अनिका के कानों पर से गुजरती है तो उसे प्यारी सी गुदगुदी का एहसास होता है। अब अनिका जवाब देते हुए कहती है, वहाँ मैं किसके हाथ में हाथ डालकर घूमूंगी, इसीलिए सोचा तुम्हें हाथ पकड़कर ले चलूं। अनिका कभी भी सीधे सीधे अपने प्यार का इजहार नहीं करती थी। इस वक्त रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे कि वह बिना झूले के आसमान में गोल गोल घूम रहा हो। वह अच्छी तरह जानता था कि अनिका उसके बिना इसलिए नहीं गई क्योंकि उसे रोहित की कमी महसूस होती। यूं तो अकेले अनिका के लिए जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर रोहित को रूठा हुआ छोड़कर वह नहीं जा सकती थी, जिसकी एकमात्र वजह थी कि वह रोहित से बेहद प्यार करती थी। अब रोहित अनिका को अपने ऊपर से बिस्तर पर नीचे लेटा देता है और एक बार फिर उसके ऊपर की तरफ आते हुए उसके होठों पर चूमने लगता है और उसकी आंखों, माथे और गालों पर कुछ ही पलों में सैकड़ों बार चूम लेता है। और जैसे ही वह अनिका की गर्दन की तरफ बढ़ता है, अनिका मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपना हाथ उसके होठों पर रख देती है और कहती है, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, अब चलो, नीचे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। रोहित कभी भी अनिका की बात को नहीं टालता था। ना जाने आज उसे क्या ही हो गया था जो इस तरह की जिद करके बैठा था। अनिका के कहते ही वह पीछे हट जाता है और अपना एक हाथ आगे करके अनिका को खड़े होने में मदद करता है। इसके बाद दोनों शीशे के आगे जाकर अपनी शक्ल और कपड़ों को ठीक करते हैं। फिर रोहित अनिका की तरफ अपनी एक बाजू को मोड़कर साथ चलने के लिए इशारा करता है। अनिका रोहित की बाहों में अपनी बाह डालकर मुस्कुराते हुए उसके साथ चल पड़ती है। होल मारवा हाउस। जैसे ही अनिका और रोहित नीचे पहुंचते हैं, धीरे धीरे सभी मेहमान आकर उनसे मिलने लगते हैं और बधाइयाँ देने लगते हैं। सभी के मुंह पर सिर्फ एक ही सवाल था कि वह चारों खास लोग कहाँ हैं जिनके लिए वह सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जिन 4 लोगों के बारे में सभी पूछ रहे थे, उनमें से एक ठीक इसी वक्त अपने पूरे प्रासर परिवार के साथ मारवा हाउस में एंट्री करती है। रोहित मारवा खुद आगे बढ़कर प्रासर परिवार का स्वागत करता है। आदित्य प्रासर के चेहरे पर खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। मारवा परिवार में अपनी बेटी की शादी, वह भी खुद रोहित मारवा की मर्जी से, यह अपने आप में एक बहुत बड़े गर्व की बात थी। मुक्ता एक कॉन्फिडेंट लड़की थी, लेकिन जब मौका ऐसा हो, आपकी शादी से पहले ससुराल जाना हो, तो ब्लश करना तो बनता ही है। मुक्ता के चेहरे की लालिमा मेकअप से भी नहीं छुप रही थी। मुक्ता ने ऑफ शोल्डर फ्लोर लेंथ गाउन पहना हुआ था। यह डिजाइनर गाउन काफ़ी हैवी और घेर वाला था, जिसका रंग पर्पल की शेड का था। मुक्ता बिल्कुल ऐसी लग रही थी जिसे म्यूजियम में सजावट के लिए रखा जा सके, जिसे देख हर कोई सके पर छू कोई भी ना सके। ऐसी खूबसूरती जिसे किसी के छू लेने से भी उस पर दाग नजर आने लगे। अनिका मुक्ता को गले लगाती है और धीरे से उसके कान में हैप्पी बर्थडे बर्थडे गर्ल कह देती है। जैसे ही अनिका पीछे होती है, मुक्ता मुस्कुराकर थैंक यू सो मच कहती है। इसके बाद अनिका मुक्ता के चिन पर हल्के से हाथ लगाते हुए कहती है, बहुत प्यारी लग रही हो और मुझे उम्मीद है कि बर्थडे गर्ल को अपना गिफ्ट बेहद पसंद आएगा। जैसे ही अनिका पीछे हटने लगती है, मुक्ता उसका हाथ पकड़ लेती है। मुक्ता के चेहरे को देखकर अनिका समझ जाती है कि मुक्ता पूछना चाहती है कि ऐसा भी क्या खास है। अब अनिका कुछ कहती उससे पहले ही आयशा मुक्ता के सिर पर हल्का सा झुककर आशीर्वाद देते हुए कहती है, तुम्हारा गिफ्ट सरप्राइज है, इस तरह जिद करने से पहले पता नहीं चलेगा। मुक्ता आयशा के भी गले लगकर उसे नमस्ते कहकर उससे भी जन्मदिन की बधाई ले लेती है। मुक्ता के बाद अनिका और आयशा पारासर परिवार के बाकी सभी स्त्रियों से मिलजुल कर हालचाल लेने के बाद उन्हें अंदर की तरफ ले जाती हैं। तभी शीतल अनिका की तरफ देखते हुए कहती है, सनी जी के माता पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ठीक इसी वक्त रोहिणी और वरुण मारवा दरवाजे की तरफ से अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। वरुण कुछ पहले ही रोहित के साथ प्रासर परिवार के बाकी सदस्यों से मिलने के लिए रुक जाता है और रोहिणी आगे बढ़ जाती है। रोहिणी ने शीतल की बात सुन ली थी। वह मुस्कुराकर कहती है, दिखाई इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमें आने में देरी हो गई। इस देरी के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। अब मौका ही ऐसा है कि हमारे भी कुछ अरमान हैं, उन्हें पूरा करने के लिए ऐसी थोड़ी बहुत देर हो जाना सामान्य ही है ना शीतल? अब शीतल मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और रोहिणी से गले मिलते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, एकदम सामान्य है।
इसके बाद रोहिणी भी बारी बारी सभी से मिल लेती है। अब मुक्ता हर जगह अपनी निगाहें घुमा चुकी थी। उसे अपने आसपास उनमें से एक भी दिखाई नहीं दे रहा था जिन्हें वह देखना चाहती थी। अब मुक्ता अनिका से पूछती है, दी, प्रीति कहाँ है? अनिका मुक्ता को मुस्कुराकर छेड़ने के अंदाज में जवाब देती है, प्रीति अपने कमरे में तैयार हो रही है और सनी भी अपने कमरे में तैयार हो रहा है। मुक्ता मुस्कुराकर अपनी पलकें झुका लेती है। अब अनिका आगे कहती है, अगर इंतजार कर सकती हो तो करो, वरना जाकर उनके कमरे में ही मिल लो। अनिका के जवाब पर वहां मौजूद सभी परिजन धीमे धीमे मुस्कुराने लगते हैं। मुक्ता बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रह जाती है। प्रीति का कमरा। भूमिका प्रीति के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। प्रीति शीशे के आगे एक चेयर पर बैठी हुई थी। उसके ठीक पीछे मेकअप आर्टिस्ट खड़ी थी। भूमिका को देखकर मेकअप आर्टिस्ट कहती है, मैडम, प्रीति मैडम पूरी तरह से तैयार है, आप भी एक बार देख लीजिए। अब प्रीति भूमिका की तरफ देखकर कुछ उदासी दिखाते हुए कहती है, इन सब की क्या जरूरत थी, कितना अजीब लग रहा है। भूमिका प्रीति के ठीक पीछे खड़े होकर शीशे में दिखाई दे रही प्रीति के प्रतिबिंब को देखती है और कहती है, ब्यूटीफुल, ऑसम। उसके बाद प्रीति के साइड में आते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे खड़े होने में मदद करती है और फिर उसे ऊपर से नीचे की तरफ और फिर नीचे से ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, डार्लिंग, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि अगर मैं लड़का होती तो तुम्हें भगाकर ले जाती। प्रीति ने स्काई ब्लू कलर की शेड का गाउन पहना हुआ था। यह गाउन देखने में ऑफ सोल्जर ही था, लेकिन इसमें सोल्जर के हिस्से पर स्किन कलर का नेट लगा हुआ था जिस पर लाइट वर्क किया हुआ था, जिसे देखकर ऐसा भ्रम पैदा हो रहा था जैसे प्रीति के ऑफ सोल्जर गाउन के ऊपर कंधों पर आर्ट वर्क किया गया हो। प्रीति बेहद खूबसूरत लग रही थी। अभी भूमिका प्रीति को आगे पीछे से घूमकर अच्छी तरह देख रही थी कि कहीं कोई कमी ना रह गई हो। तभी प्रीति भूमिका की तरफ घूमकर कहती है, यह तो चीटिंग है। आपने कहा था कि आप मुझे कंपनी दोगी और आपने साड़ी पहनी है। अपनी नाराजगी जताते जताते प्रीति अचानक से ही अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लाकर कहती है, पर भूमिका दी, आप गजब ढा रहे हो। आप इतने प्यारे लग रहे हो कि ना जाने इस वक्त कौटिल्य भैया पर क्या बीतने वाली है। प्रीति की बात सुनकर भूमिका जैसे ही प्रीति के सर पर मारने के लिए अपना हाथ उठाती है तो प्रीति हल्के से अपनी गर्दन झुका लेती है। तभी भूमिका को याद आ जाता है कि प्रीति का हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा, तो वह अपना हाथ नीचे करते हुए कहती है, फिलहाल तुम बच गई। ठीक इसी वक्त भूमिका के फ़ोन पर मैसेज फ्लैश होता है और वह मैसेज पढ़ने के बाद प्रीति से कहती है, अब चलो, मुक्ता तुम्हारा इंतजार कर रही है, वह आ चुकी है। मुक्ता का नाम सुनकर प्रीति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह उसे मिलकर जन्मदिन की बधाई देना चाहती थी। इसके बाद जैसे ही भूमिका और प्रीति कमरे से बाहर निकलने लगते हैं, तभी प्रीति एक बार फिर से अपनी जगह पर रुक जाती है और भूमिका की तरफ देखकर कहती है, भूमिका दी, सच में मैं अजीब तो नहीं लग रही हूँ? मेरा मतलब है कि मुक्ता के जन्मदिन पर मुझे प्रिंसेस की तरह सजा दिया है। क्या मैं उसे कंपटीशन देने जा रही हूँ? इतना खराब लगेगा? क्या सोचेगी वह मेरे बारे में? वैसे भी उससे मेरी दोस्ती नई नई हुई है। नहीं भूमिका दी, रहने देते हैं ना, मैं कुछ और पहन लेती हूँ। भूमिका प्रीति की फालतू बकवास सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। वह उसका हाथ पकड़ती है और चल पड़ती है। प्रीति बस कहती ही रह जाती है, प्लीज भूमिका दी, मेरी बात तो सुनो। अब भूमिका कहती है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम मेरी बात सुनो, अपना मुंह बंद करो और अच्छे बच्चों की तरह स्माइल करो। डोंट फील गिल्टी, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही ब्यूटी बढ़ती है। प्रीति के पास भूमिका की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि प्रीति अच्छी तरह जानती थी कि वह एक बार तो भूमिका के हाथ से बच गई है, लेकिन अब उसने फालतू बात की तो भूमिका जरूर उसके सर पर एक रख देगी। और गाउन पहनकर प्रीति धीरे धीरे भागने या अपना बचाव करने की स्थिति में भी नहीं थी। इसीलिए वह चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह भूमिका के साथ धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगती है। धीरे धीरे और भी सभी इम्पोर्टेंट गेस्ट मारवा हाउस में अपनी तशरीफ ले आते हैं, जिसमें मल्होत्रा परिवार और ओमकार के माता पिता भी शामिल थे। अंजलि, किशन, श्वेता और क्रिस चारों इस पार्टी को अटेंड करने के लिए आए थे, जहां अंजलि यह तय करके आई थी कि आज वह अनिका से श्वेता के मैटर पर जरूर बात करेगी। वहीं क्रिस खास भूमिका से मिलने के लिए आया था। वह निपुण मीना के संदर्भ में उससे बात करना चाहता था। अनिका उन्हें देखते ही खुश हो जाती है और सबसे पहले अंजलि के गले लगती है और उसके बाद किशन को नमस्ते कहकर
श्वेता को गले से लगा लेती है और कहती है, बड़ी ही प्यारी लग रही हो। तभी श्वेता कहती है, आप भी साड़ी में ब्यूटीफुल लग रही हैं। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप साड़ी पहनेंगी, पर आप इसमें भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। क्रिस के भी हालचाल ले लेने के बाद अनिका उन सभी को लेकर अंदर की ओर चली जाती है। चलते हुए अंजलि अनिका से कहती है, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, लेकिन अभी नहीं, इस फंक्शन के बाद तुम्हें मुझे अपने कीमती 10 मिनट देने होंगे। अनिका मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। मल्होत्रा परिवार को अंदर ले जाने के बाद अनिका और रोहित के सामने ओमकार के माता पिता शकुंतला और श्रवण गुलेरिया मौजूद थे। वह बड़े ही प्यार से दोनों को नमस्ते कहती है और रोहित श्रवण से हाथ मिलाकर बड़े ही आदर भाव से उन्हें अंदर आने के लिए कह देता है। शकुंतला अनिका से पूछती है, दोनों बच्चे कहाँ हैं? अनिका जवाब देती है, वह अभी तैयार हो रहे हैं, कुछ ही देर में आ जाएंगे। श्रवण और शकुंतला अपने साथ लाए हुए उपहारों के साथ अंदर की तरफ चल जाते हैं और अनिका व रोहित दोनों अन्य मेहमानों को अटेंड करने में लग जाते हैं। कुछ ही देर में भूमिका प्रीति को लेकर हॉल में पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही प्रीति की निगाहें सबसे पहले मुक्ता को ढूंढती हैं। मुक्ता के मिलते ही प्रीति भूमिका से कहती है, मुक्ता वहां है। भूमिका और प्रीति मुक्ता के पास पहुंच जाती है। प्रीति मुक्ता के गले लगकर उसे हैप्पी बर्थडे डियर कहती है, फिर पीछे हटते हुए उसे देखती है और कहती है, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मुक्ता कहती है, सेम टू यू, आप भी कुछ कम नहीं लग रही, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। लगता है बिजली गिराने का इरादा है किसी के दिल पर। प्रीति पलटकर जवाब देती है, हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि तुम सनी पर बिजलियां गिराने के इरादे से हो। इसके बाद वह दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगती हैं। फिर भूमिका मुक्ता से मिलते हुए कहती है, बर्थडे गर्ल, बहुत ही प्यारी लग रही हो, गॉड ब्लेस यू। ऐसा कहकर वह उसके गाल से गाल टच करते हुए उसे हवा में किस देती है। तभी अनिका उन तीनों के पास आ जाती है और प्रीति के चेहरे को हल्का हाथ से छूते हुए कहती है, तुम बिल्कुल रिया की बार्बी डॉल जैसी लग रही हो। मे गॉड ब्लेस यू। प्रीति झट से भूमिका की तरफ देखकर कहती है, देखा, मैंने पहले ही कहा था, मुझे यह गाउन मत पहनाओ। जब खुद अनिका दी भूल गई कि बर्थडे मेरा नहीं मुक्ता का है, तो फिर बाकी सबका क्या होगा। प्रीति की बात सुनकर भूमिका, अनिका और मुक्ता तीनों हंसने लगते हैं, क्योंकि तीनों ही जानते थे कि अनिका ने प्रीति को ब्लेसिंग क्यों दी है। फिर प्रीति आगे कहती है, अनिका दी, आप कयामत लग रही हैं। अब भूमिका प्रीति को फिर से छेड़ते हुए कहती है, अच्छा, और मैं क्या लग रही हूँ। प्रीति के चेहरे से रंग उड़ जाता है और एक बार फिर से भूमिका और अनिका हंसने लगते हैं। तभी वहाँ आयशा पहुँच जाती है और कहती है, बस भी करो, कितना सताओगी। उसके बाद वह प्रीति को ब्लेसिंग देती है, प्यार से उसके सिर को छूती है और कहती है, बेहद खूबसूरत लग रही हो, किसी की नज़र ना लगे, ईश्वर तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दे। अब प्रीति की हैरानी और भी बढ़ जाती है और वह एक बार फिर से भूमिका की ओर देखने लगती है। भूमिका एक बार फिर से मुस्कुरा देती है। ठीक इसी वक्त कौटिल्य सनी और ओमकार को लेकर हॉल में पहुंच जाता है। जैसे ही भूमिका उन्हें आते हुए देखती है, वह दोनों लड़कियों को छेड़ते हुए कहती है, चलो, अब तुम दोनों का इंतजार खत्म हुआ, वह देखो, सामने से तुम्हारे दिल चले आ रहे हैं। मुक्ता मुस्कुराते हुए उस ओर देखती है। सनी ने वही अटायर पहना हुआ था जो मुक्ता ने खुद डिजाइन किया था। मुक्ता को सनी का मुक्ता की इच्छा को पूरा करना बेहद अच्छा लगता है। उसके चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है। जहां मुक्ता के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, वहीं प्रीति के चेहरे पर उतनी ही ज्यादा हैरानी दिखाई दे रही थी। ओमकार ने वही सूट पहना था जो प्रीति ने भूमिका के कहने पर भूमिका के फ्रेंड के फियोंसे के लिए खुद अच्छी तरह सोच विचार कर फाइनल किया था। यह भी एक डिजाइनर पीस था जिसका कलर और स्टाइल प्रीति के ड्रेस से मैच करता था। चाहे जो भी था, दोनों ही जोड़े अपने अपने पार्टनर की आंखों में खो गए थे। अगर मुक्ता और प्रीति परी जैसी लग रही थी, तो सनी और ओमकार भी राजकुमारों जैसे दिखाई दे रहे थे। हर किसी की निगाहें इन्हीं चारों पर टिकी हुई थी। कुछ पलों तक यूं ही एक दूसरे की तरफ देखते रहने के बाद ओमकार को अपनी जगह का भान होता है और वह सनी को छेड़ते हुए कहता है, तुम्हारी प्रिंसेस तुम्हारी आंखों के सामने है, जाओ और गले लगाकर उसे बर्थडे विश करो। तभी सनी ओमकार से कहता है, और तुम्हारी बार्बी डॉल भी आंखों के सामने ही है, जाओ और जाकर उसे मना लो। क्या पता इस वक्त माहौल की ही तरह मूड भी बेहद अच्छा हो। इधर अनिका रोहित के पास पहुंच जाती है। आज इंगेजमेंट के बाद मुक्ता का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाना था,
इसीलिए बहुत ज़्यादा देर करना ठीक नहीं था। अनिका जैसे ही रोहित को बताती है कि सभी हॉल में आ चुके हैं, रोहित अपने हाथ में अनिका का हाथ लेते हुए उसी ओर चल पड़ता है। साथ ही चिराग को इशारा देता है ताकि वह प्रोग्राम को शुरू करने के इंस्ट्रक्शन दे सके। कुछ ही पलों में वह दोनों इंगेजमेंट कपल्स के सामने आ पहुंचते हैं। इससे पहले कि ओमकार या सनी, प्रीति या मुक्ता से कोई बात कर पाते, तभी अचानक से हॉल की लाइट्स बंद हो जाती है और फिर कुछ ही सेकंड के बाद उन चारों पर फोकस लाइट पड़ती है। तभी पीछे से अनाउंसमेंट सुनाई देती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग हैंड फॉर आवर एंगेजमेंट कपल्स। चारों तरफ से तालियों की आवाज सुनाई देती है। इस घोषणा को सुनकर इधर प्रीति और ओमकार इसलिए हैरान थे क्योंकि आज मुक्ता का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाना था, तो यह एंगेजमेंट की बात कहाँ से आ गई, और अगर एंगेजमेंट सनी और मुक्ता की होनी है तो उनको लाइट से फोकस क्यों किया जा रहा है। वहीं सनी इसलिए हैरान था कि बर्थडे के बीच में अचानक से एंगेजमेंट का जिक्र कहाँ से आ गया और किसकी एंगेजमेंट। वहीं मुक्ता यह पहले से जानती थी कि ओमकार और प्रीति के लिए ही यह सरप्राइज फंक्शन है, लेकिन यदि उन दोनों की आज एंगेजमेंट है तो फिर वह और सनी फोकस लाइट में क्यों है। फिर अचानक से धीरे धीरे करके सभी लाइट जलना शुरू हो जाती हैं और कुछ ही देर में पूरा हॉल जगमगाने लगता है। उन चारों के चेहरे की हैरानी देखकर भूमिका मुस्कुराकर कहती है, सरप्राइज किसी एक के लिए नहीं, तुम चारों के लिए है। आज तुम चारों की एंगेजमेंट होने वाली है और उसके बाद हम मुक्ता का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अनिका आगे बढ़कर प्रीति को गले लगाकर उसे कॉन्ग्रेचुलेसन कहती है। मुक्ता काफ़ी सरप्राइज थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी, जबकि बाकी तीनों के चेहरे के रंग बदल गए थे। ओमकार इस खुशी को पचा नहीं पा रहा था, इसीलिए वह समझ ही नहीं पा रहा था कि किस तरह से रिएक्ट करे। वहीं प्रीति और सनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। प्रीति एकदम धीरे से अनिका का हाथ पकड़ती है और उतनी ही धीरे से कहती है, मैं यह सगाई नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वह वहां से मुड़ती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अब तक रोहित भी अपने 2 कदम आगे बढ़ाकर दोनों यंग बॉय के पास आ चुका था। तभी सनी रोहित की तरफ देखता है और अपने चेहरे पर बच्चों जैसी नाराजगी लाते हुए एकदम धीरे से रोहित की ओर देखते हुए कहता है, मुझे भी नहीं करनी है यह सगाई। ऐसा कहकर वह भी वहां से रवाना हो जाता है। उन दोनों के इस रिएक्शन को देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। हालांकि यह बातचीत आगे खड़े हुए घर वालों ने भी सुनी थी, लेकिन उनके चेहरों को देखकर बाकी सभी यह अनुमान आसानी से लगा सकते थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सनी रोहित की तरफ देखता है और अपने चेहरे पर बच्चों जैसी नाराजगी लाते हुए एकदम धीरे से रोहित की ओर देखते हुए कहता है, मुझे भी नहीं करनी है यह सगाई। ऐसा कहकर वह भी वहां से रवाना हो जाता है। उन दोनों के इस रिएक्शन को देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। हालांकि यह बातचीत आगे खड़े हुए घर वालों ने नहीं सुनी थी, लेकिन उनके चेहरों को देखकर बाकी सभी यह अनुमान आसानी से लगा सकते थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब आगे। अभी अभी जो घटना मारवा हाउस के हॉल में चल रहे फंक्शन में घटी थी, उसके चलते सभी घर वालों के चेहरों के रंग उड़ गए थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा फीका रंग पराशर परिवार का दिखाई दे रहा था। पूरा पराशर परिवार जानता था कि आज मुक्ता के बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ साथ उसकी एंगेजमेंट पार्टी भी है। सिर्फ मुक्ता ही ऐसी थी जो इस बात से अनजान थी। पूरा पराशर परिवार यह बात अच्छी तरह से जानता था कि मारवा परिवार ओमकार और प्रीति की सगाई के साथ साथ वहीं पर सनी और मुक्ता की भी सगाई करना चाहता है। वह चाहता है कि जिस तरह मुक्ता के बर्थडे पर उसकी सगाई आदित्य पराशर ने प्लान की थी, बिल्कुल उसी तरह मुक्ता के बर्थडे पर उसकी सगाई हो, जिसके साथ ही दोनों परिवार इस रिश्तेदारी में आगे की ओर बढ़ सकें। यह मुक्ता के जन्मदिन का सबसे बड़ा उपहार होने वाला था। इस वक्त सबसे ज़्यादा एम्बेरसमेंट आदित्य पराशर को महसूस हो रही थी। उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सनी इस तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि सनी की जिस तरह की प्रतिक्रिया रिश्ता पक्का करने वाले दिन देखी गई थी, उससे यह बात स्पष्ट थी कि वह मुक्ता को पहले से ही पसंद करता है और इस रिश्ते से पूरी तरह खुश है। इस वक्त आदित्य की स्थिति ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वह पीछे की ओर खींचा चला जा रहा है और धरती घूम रही है, वह खुद को संभाल नहीं पाएगा और गिर जाएगा। लेकिन तभी सुनील भारद्वाज उसके बिल्कुल नज़दीक आकर खड़ा हो जाता है और आदित्य का हाथ थामते हुए कहता है, क्या आप ठीक हैं? आदित्य लोगों के सामने किसी भी तरह का तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था। वह बेहद ही समझदार आदमी था और पक्का बिजनेसमैन भी।
वह अच्छी तरह जानता था कि इन सब चीज़ों का न सिर्फ उसकी पारिवारिक स्थिति पर बल्कि बिजनेस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वह खुद को संभाल लेता है। वह सुनील का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी मुक्ता के भाई भी आदित्य के सपोर्ट के लिए चारों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। इधर ओमकार को अपनी जगह पर खड़े खड़े अब तक पूरी स्थिति समझ में आ चुकी थी। उसे अपनी ओर देखती हुई सभी आंखें बहुत ही अजीब लग रही थी। वह अंदर ही अंदर अजीब सी बेइज्जती महसूस कर रहा था और उससे भी कहीं ज़्यादा प्रीति के लिए तकलीफ महसूस कर रहा था। ना जाने उस पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। साथ ही उसे खुद की हालत पर तरस भी आ रहा था। उसे मन ही मन यह विचार परेशान कर रहा था कि उसकी ज़िंदगी में कोई कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर ले, लेकिन जब तक उसके माता पिता ग्रहण बनकर उसकी ज़िंदगी पर लगे रहेंगे तब तक उसकी ज़िंदगी में कोई भी कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। अभी तक वह पूरी तरह इस बात को नहीं जानता था कि यह सारी प्लानिंग उन दोनों के लिए मुख्य स्तर पर किसने की है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक यह बातें स्पष्ट थी कि इसमें अनिका का हाथ सबसे ज़्यादा होगा। वह अपनी नज़रें अनिका की तरफ करता है। अनिका उसकी आंखों में ढेर सारी मायूसी देख पाती है। शायद इस वक्त ओमकार सबके सामने खड़ा ना होता तो उसकी आंखों से आंसू झलक पड़ते। ओमकार बड़े ही स्टाइल से अपने सूट को दोनों हाथों से पकड़कर ठीक करते हुए वहां से चला जाता है। इस हालत में उसे रोकना ठीक नहीं था। ना ही अनिका और ना ही कोई और उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि सभी जानते थे इस वक्त ओमकार पर क्या बीत रही होगी। लेकिन उनसे भी बड़ा सवाल सभी के लिए यह था कि जब प्रीति ओमकार से प्यार करती है तो सभी मेहमानों के सामने इस तरह से सगाई करने के इनकार करने का क्या कारण हो सकता है। इसके साथ ही बड़ा सवाल यह था कि इस तरह के इनकार का क्या अर्थ समझा जाए। ओमकार के भी वहां से चले जाने के बाद अब सिर्फ मुक्ता ही वहां खड़ी रह गई थी। मुक्ता की जिंदगी में यह पहली स्थिति नहीं थी जो एकदम विपरीत थी। न जाने मुक्ता ने अपनी जिंदगी में ऐसी कितनी परिस्थितियों को हंसते हंसते अपने सामने से गुजरते देखा था और हर विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने के लिए भरसक प्रयास भी किए थे। अधिकतर उसके प्रयासों का परिणाम सकारात्मक होता था, लेकिन नकारात्मक परिस्थितियों का भी उसने खुशी के साथ सम्मान किया था और उन्हें स्वीकार भी किया था। आज फिर एक बार ऐसी ही स्थिति उसके सामने थी। अब देखना यह था कि इस स्थिति में वह अपने लिए क्या करने वाली थी, क्योंकि बात सिर्फ मुक्ता की खुशी की नहीं बल्कि उसके परिवार के सम्मान की भी थी। इसके अलावा यह बात उस व्यक्ति के मन की भी थी जिसे वह चाहने लगी थी। आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि सनी ने इस रिश्ते से सबके सामने इनकार कर दिया, जबकि कुछ घंटे पहले तक भी जब सनी से उसकी बात हुई थी तो सनी बेहद ही खुश था और मुक्ता के मारवा हाउस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। यहाँ तक कि मुक्ता का मन रखने के लिए उसने वही कपड़े पहने थे जो मुक्ता चाहती थी। मारवा परिवार और गुलेरिया परिवार के सभी सदस्य बार बार एक दूसरे के चेहरों को देख रहे थे, लेकिन अपने मुंह से कोई भी एक शब्द बात नहीं कर रहा था। इस वक्त उनका एक शब्द भी कहना काफ़ी बड़ी समस्या खड़ी कर सकता था। लेकिन अब सवाल यह था कि इस स्थिति में वह अपने चेहरों के उड़ते हुए रंगों का क्या करे। इस स्थिति को किस तरह से संभाला जाए, क्योंकि शहर में ही नहीं देश विदेश में भी दोनों परिवार का नाम इज्जत से लिया जाता था। दूर दूर तक के लोग आज इस फंक्शन में शामिल होने के लिए आए थे। एक जरा सी भूल मीडिया के लिए बड़ा मसाला बन सकती थी। अभी कुछ ही देर पहले तक पूरे हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। धीरे धीरे यह सन्नाटा खुशफुसाहट में बदलने लगता है और उसके कुछ देर बाद अच्छा खासा शोर सुनाई देने लगता है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। दबी आवाज में सब एक ही बात कर रहे थे कि ऐसा क्या हो सकता है कि जिनकी सगाई का प्रोग्राम रखा गया है वह लोगों के बीच से पलट कर चले गए और पूरा परिवार सिर्फ देखता ही रह गया। किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की और ना ही उनके जाने पर अभी तक किसी तरह की कोई टिप्पणी की गई है। इस बात को दोनों ही परिवार अच्छी तरह से जानते थे कि इस तरह अपनी जगह पर जमे खड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला। इस समस्या का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, लेकिन बिना अनिका और रोहित की इजाज़त के कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता था। अब सभी की निगाहें उन्हीं दोनों पर टिकी हुई थी। तभी भूमिका उस ओर आगे बढ़ती है जिस ओर प्रीति गई थी। ठीक इसी वक्त अनिका उसके कंधे पर हाथ रखती है। भूमिका अनिका की तरफ देखती है। अनिका अपनी गर्दन हिलाकर आंखों से इशारा करती है, जिसका मतलब था कि तुम रुको, मैं देखती हूँ। भूमिका अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरती है, ठीक है। फिर अनिका रोहित की तरफ देखती है। रोहित हल्की सी गर्दन हिलाकर इशारा करता है, जिसका अर्थ था कि वह सनी के पास जा रहा है। अनिका अपनी राह पर आगे बढ़ जाती है। रोहित सनी से जानना चाहता था कि इस तरह से
इनकार का क्या कारण है? वह जैसे ही एक कदम बढ़ाता है तभी मुक्ता आगे आ जाती है और कहती है, भैया क्या मैं बात करूं? प्लीज। रोहित एक पल के लिए खामोश रहता है, फिर कुछ सोचकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। रोहित अच्छी तरह जानता था कि आगे आने वाली जिंदगी में मुक्ता और सनी का साथ साथ रहना है। अगर मुक्ता समस्या का खुद ही समाधान निकालना चाहती है तो उसे मौका देना ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर रोहित तो वहाँ था ही। इसके अलावा यह भी हो सकता था कि सनी के इनकार की वजह मुक्ता और सनी के बीच का कोई मुद्दा हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए रोहित मुक्ता को इजाज़त दे देता है। जैसे ही मुक्ता 2 कदम आगे बढ़ती है, आदित्य मुक्ता के सामने आ जाता है और आंखों ही आंखों में उससे सवाल करता है, आप यह क्या करने जा रही हैं मुक्ता? क्या आपको विश्वास है कि आप यह कर पाएंगी? मुक्ता आदित्य का हाथ पकड़ती है और उस पर अपना दूसरा हाथ रखती है। फिर आदित्य की आंखों में देखते हुए पूरे विश्वास के साथ हल्के से अपनी गर्दन हिलाती है, जिसका अर्थ था, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम पर भरोसा रखिए, हम सब ठीक कर देंगे। मुक्ता पर पूरा ही पारासर परिवार आंखें बंद करके विश्वास करता था। आदित्य भी उसका अपवाद नहीं करता था। आदित्य हल्के से गर्दन हिलाकर मुक्ता को जाने की अनुमति दे देता है और एक तरफ हट जाता है। मुक्ता अपना गाउन पकड़कर धीरे धीरे चलते हुए सनी के कमरे की ओर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ चली जाती है। चिराग मेहता के इशारे पर यह अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि अभी सगाई में कुछ वक्त और लगेगा, तब तक आप सभी पार्टी को एंजॉय करें। इन सभी परिस्थितियों के दौरान मुक्ता के चेहरे से उसकी मुस्कुराहट ने एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। केवल मुक्ता का चेहरा ही वह चेहरा था जिसे देखकर लोगों को यह भ्रम हो रहा था कि जरूर कोई सामान्य सी बात है जिसकी वजह से सगाई में देरी हो रही है। कुछ लोग तो आपस में यहाँ तक कह रहे थे कि जरूर बच्चों ने किसी तरह की जिद पकड़ी होगी जो आज अभी मारवा परिवार और गुलेरिया परिवार को पूरी करनी है। बच्चे तो ऐसी जिद करते ही रहते हैं। ऐसे ही मौके होते हैं जब घर वालों से उन्हें पूरा करवाया जाता है। अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा कि आखिर बात क्या है। जब इस तरह की बातें फैलने लगती हैं तो सभी लोग सामान्य होकर पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। प्रीति का कमरा। प्रीति अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी सपने में है, एक ऐसे बुरे सपने में जो नींद खुलने के साथ खत्म हो जाएगा। उसके दिमाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिन पलों में वह इस वक्त है वह उसकी हकीकत है। दरवाज़ा बंद करते ही वह उसी से टिक कर खड़ी हो जाती है। उसे लगता है कि जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी। उसे हर एक सांस लेने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ रहा था। फिर उसे समझ आता है कि उसकी सांस फूल रही है। कुछ पल इसी तरह खड़े रहने के बाद उसे एहसास होता है कि अभी अभी जो कुछ भी घटा वह रात को देखा गया बुरा ख्वाब नहीं है, बल्कि उसकी ज़िंदगी के दिन की हकीकत है जिसे वह झुठलाकर अपने कमरे में चली आई है। वह अपनी ज़िंदगी की उस ख्वाहिश को ठोकर मार कर आई है जिसके सपने उसने पिछले कई साल से सजोए थे। वह दरवाजे से हटकर दूर होती है और अंदर की तरफ बढ़ना शुरू करती है। उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। वह किसी तरह बिस्तर तक पहुंच जाती है, लेकिन अब उसका शरीर भी उसका साथ छोड़ देता है और उसके पैर खुद ब खुद मुड़ जाते हैं और वह वहीं फर्श पर लगभग गिरने की स्थिति में बैठ जाती है। उसका एक हाथ बिस्तर पर था और सिर अपने हाथ पर। अचानक ही उसकी आंखों से गंगा जमुना का सैलाब बहने लगता है। कुछ ही पलों बाद यह धीरे धीरे बहते हुए आंसू उसके फूट फूट कर रोने में बदल जाते हैं। अपना एक हाथ अपने माथे पर रखते हुए प्रीति खुद से ही कहती है, जिस इंसान की खुशियों की वजह बनना चाहती हूँ उसी को उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ देकर लौट आई हूँ। क्या यह सब मेरे साथ ही होना बाकी रह गया था? इस वक्त प्रीति को अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि अपने ही हाथों से अपनी ही चेहरे पर थप्पड़ लगाए, अपने बालों को नोच ले। खुद को जितना तकलीफ दे वह अपने मनोभावों पर नियंत्रण पाने के लिए अपने हाथ की दोनों मुट्ठियों को कसकर भींच लेती है और चेहरे को छत की तरफ ऊंचा कर देती है। उसकी सिसकियां अभी भी जारी थी, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी उसे अपने दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ महसूस होती है। प्रीति सचेत हो जाती है। इस वक्त दरवाजे पर अनीका थी। जब प्रीति को दोबारा से खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है तो वह बिस्तर का सहारा लेकर किसी तरह से खड़ी होती है और अपने चेहरे के आंसुओं को साफ करके अपने चेहरे को सामान्य करने की कोशिश करती है। अनीका फिर से दरवाज़ा खटखटाती है। प्रीति दरवाजे की तरफ बढ़ती है और बड़ी ही हिम्मत करके उसे खोल देती है।
अनिका को देखकर वह 2 कदम पीछे हट जाती है। अनिका कमरे के अंदर आ जाती है। इस वक्त कमरे का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था। अनिका कमरे के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाती है। प्रीति एक पल वहीं रुककर अपने धीमे धीमे कदमों से अंदर आकर खड़ी हो जाती है। अनिका प्रीति का हाथ पकड़ती है और उसे बिस्तर के किनारे पर बैठाती है। प्रीति अपनी पलकें झुकाकर चुपचाप बैठी रहती है। कुछ पलों तक अनिका उसे यूं ही देखती रहती है। ना अनिका कुछ कहती, ना ही प्रीति कुछ कहती है। प्रीति दोबारा अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लेने के बाद भी प्रीति की रोई हुई आंखें अनिका को प्रीति का दिल का हाल बयां कर रही थी। अनिका अच्छी तरह समझ पा रही थी कि इस वक्त प्रीति मेंटल ट्रामा से गुजर रही है। वह अच्छी तरह जानती थी कि प्रीति के लिए ओमकार क्या मायने रखता है। इसके बावजूद भरी महफिल में सगाई से इनकार करना प्रीति की कोई बड़ी मजबूरी ही रही होगी। अब अनिका आगे बढ़ती है और अपने दोनों हाथ आगे करके प्रीति के चेहरे को अपने सीने से लगा लेती है। अनिका का प्यार भरा स्पर्श मिलते ही प्रीति अपने दोनों हाथ ऊपर करके अनिका को कसकर पकड़ लेती है और एक बार फिर से रोना शुरू कर देती है। कुछ पलों तक अनिका प्यार से उसके सिर पर और कमर पर हाथ फेरती है। फिर कुछ पलों के बाद वह पीछे होकर प्रीति के चेहरे को ऊपर करते हुए अपने हाथों से साफ करती है। फिर मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जो तुम नहीं चाहती वह तुम्हें कभी नहीं करना पड़ेगा। तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर मेरे होते हुए भी तुम्हें रोना पड़े तो यह कितनी गलत बात है। चलो अब बिल्कुल शांत हो जाओ। तुम्हें सगाई नहीं करनी तो कोई बात नहीं, लेकिन हम मुक्ता का बर्थडे और उनकी सगाई तो सेलिब्रेट कर सकते हैं ना। प्रीति किसी तरह से हल्की सी मुस्कान देती है और हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। जब अनिका देखती है कि प्रीति कुछ शांत हो गई है तब वह उससे कहती है, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो क्या सच सच बताओगी? प्रीति अपनी भारी आवाज़ के साथ कहती है, हाँ दीदी पूछिए। अब अनिका कहती है, मैं यह जानती हूँ कि तुम ओमकार से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हो। उसके अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं जिसके लिए तुम उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर करो। यह बात मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानती हूँ और मैं यह भी बखूबी जानती हूँ कि अपने प्यार को सेक्रीफाइस करने की तुम्हारे पास कोई ना कोई जायज़ वजह ज़रूर होगी। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि वह वजह क्या है, वह मजबूरी क्या है जिसकी वजह से तुम्हें यह फैसला लेना पड़े। मैं एक बार फिर से तुम्हें कह देती हूँ कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें यह सगाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए तुम बेफिक्र होकर मुझे सच बता सकती हो। प्रीति अपने उदास चेहरे से अनिका की तरफ देखती है और फिर कुछ पलों के बाद अपनी खामोशी खत्म करते हुए कहती है, दी, ओमकार के माता पिता मुझे अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वह ओमकार के लिए ऐसी लड़की चाहते हैं जो उनके स्टेटस की हो। अपने माँ बाप को खोने के बाद मेरे पास आपके और ओमकार के अलावा और कोई नहीं। मैंने सोचा था कि ओमकार से शादी होने के बाद मुझे माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन मेरी वजह से ओमकार से उसके माता पिता दूर हो जाएं, यह मैं कभी नहीं चाहूँगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि माता पिता के नहीं होने की तकलीफ़ क्या होती है। प्रीति की बात सुनकर अनिका को अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आ रहा था कि जाकर वरुण और रोहिणी का मुंह तोड़ दे, लेकिन वह प्रीति के आगे किसी भी तरह के भाव अपने चेहरे पर नहीं आने देती। प्रीति अपनी बात कहकर चुप हो जाती है। अब अनिका कहती है, मैं तुम्हारा तथ्य और तकलीफ दोनों ही अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तुम यहीं रुको, कुछ देर आराम कर लो। जब तुम्हारा मूड थोड़ा ठीक हो जाए तो नीचे आ जाना। घर में फंक्शन है और तुम यहाँ कमरे में बैठोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वह प्रीति के सर पर हाथ फेरती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। अनिका को बाहर आते हुए देखकर ओमकार पीछे की तरफ होकर एक साइड हो जाता है ताकि अनिका की निगाह ओमकार पर ना पड़े। इस वक्त जितना गुस्सा अनिका को वरुण और रोहिणी पर आ रहा था उतना ही गुस्सा ओमकार को भी आ रहा था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि अनिका उन दोनों को अपने मुक्के से सबक सिखाना चाहती थी, वहीं ओमकार के माता पिता होने की वजह से उन दोनों पर हाथ उठाने का ख्याल उसके मन में नहीं आया था। वह उनकी पूरी दुनिया को तहस नहस कर देना चाहता था। वह मन ही मन खुद से कहता है, यह चुनिंदा माता पिता मेरे ही हिस्से में रह गए थे जो ना खुद कभी मेरे सुख या खुशी का आधार बने, ना ही किसी और खुशी को मेरे जिंदगी में देख सकते हैं। मैं तो इनकी इन हरकतों का आदी हो चुका हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे प्यार का दिल दुखाया है। वह किसी भी तरह से माफ़ी के लायक नहीं। दरअसल ओमकार यहाँ प्रीति से मिलने के लिए आया था, लेकिन तभी उसे अनिका के पैरों के आहट के एहसास होता है कि वह इसी ओर आ रही है।
इसीलिए वह अंदर ना जाकर एक और होकर छुप जाता है और अनिका और प्रीति की अंदर हो रही सभी बातों को बाहर खड़ा रहकर सुनता है। वह यहाँ प्रीति को मनाने के लिए आया था, लेकिन अब तक ओमकार को पूरी तरह से यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि प्रीति अपनी बात से हटने वाली नहीं है। यदि इस स्थिति में ओमकार उसके पास जाएगा तो वह और भी ज़्यादा रोएगी, वह अपना मूड खराब करेगी। इसीलिए वह अपना गुस्सा निकालने के लिए वरुण और रोहिणी के पास जाने के लिए उनकी ओर बढ़ जाता है। सनी का कमरा, मारवा हाउस। सनी कमरे में अंदर जाने के बाद अपने फ़ोन को एक तरफ फेंक देता है और बिस्तर की दूसरी तरफ के किनारे पर जाकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से इस वक्त उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। वह काफ़ी गुस्से में था। उसके दोनों हाथ बिस्तर के गद्दे को पकड़कर मुट्ठी भींचे हुए थे। गुस्से की वजह से सांसें काफ़ी तेज चल रही थी। कुछ ही देर बाद मुक्ता वहां पहुंच जाती है। इस वक्त सनी के कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं था, लेकिन फिर भी मुक्ता अंदर जाने से पहले दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? मुक्ता की आवाज़ सुनते ही सनी पलटकर देखता है और अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। फिर हैरान होते हुए कहता है, तुम यहाँ? मुक्ता को देखते ही एक पल के लिए वह अपना सारा गुस्सा भूल जाता है और बड़े ही आदर के साथ कहता है, आओ मुक्ता, तुम्हें अंदर आने के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है। मुक्ता अंदर आते हुए दरवाज़ा बंद कर देती है और अपने चेहरे पर झूठी नाराज़गी दिखाते हुए कहती है, अभी आप जो नीचे करके आए हैं उससे तो हमें ऐसा लगता है कि हमें मारवा हाउस ही नहीं आना चाहिए था। आप वहाँ सबके बीच हमें इतना पराया घोषित करके आ गए और यहाँ अकेले में इस तरह अपनापन जता रहे हैं। बताइए हम किस पर विश्वास करें? अब सनी कहता है, नहीं मुक्ता, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज़ तुम ऐसा मत कहो। मैं तो कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था और मैं बेहद खुश हूँ कि तुम यहाँ हो। फिर एक पल चुप रहने के बाद सनी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और उस पर परेशानी दिखाई देने लगती है। मुक्ता बड़ी ही शांति से सनी के चेहरे को देख रही थी। वह उसके चेहरे के बदलते हुए भावों को बारीकी से नोट कर रही थी। अब सनी आगे कहता है, तुम नहीं समझोगी। ऐसा कहकर वह दोबारा से उसी जगह पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर पहले बैठा हुआ था। मुक्ता अपने धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ती है और सनी के पास जाकर बैठ जाती है। फिर सनी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, क्या हम सच में नहीं समझेंगे? फिर से सनी परेशान होकर, नहीं ऐसी बात नहीं है। अब मुक्ता फिर से बड़े ही प्यार से कहना शुरू करती है, अगर हम समझेंगे तो फिर समझाइए, आखिर बात क्या है? आप परेशान क्यों हैं? आपकी मर्जी के खिलाफ हमारी सगाई नहीं होगी। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी ज़िंदगी में किसी को बिना मन के ज़बरदस्ती दाखिल होना पड़े। सनी ऐसे शब्द सुनकर मुक्ता के मुंह पर अपना हाथ रख देता है और कहता है, ऐसा मत कहो, तुम मेरी ज़िंदगी में किसी तरह की ज़बरदस्ती या मजबूरी नहीं हो। इनफैक्ट मैं खुद को लक्की समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मुक्ता जैसी लड़की है, और उससे भी ज़्यादा मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ। वो इसलिए कि मैंने तुम्हें चाहा और तुम मुझे मिल गई। तुम एक इंडिपेंडेंस लड़की हो और मैं अभी स्ट्रगलिंग फेस में हूँ। इसके बावजूद तुमने मेरी किसी कमी को नहीं देखा और मुझे मैं जैसा हूँ उसी तरह एक्सेप्ट कर लिया। बड़ी ही आसानी से तुमने मेरे परिवार और मेरे दोस्तों को भी एक्सेप्ट कर लिया। सनी अपनी बात कहकर चुप हो जाता है। कुछ पलों के बाद मुक्ता फिर से कहती है, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आप जो नीचे करके आए हैं उसका क्या मतलब समझा जाए? अब सनी कहता है, मैं कैसे समझाऊं कि इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? मुक्ता और भी ज़्यादा प्यार से कहती है, कोशिश तो कीजिए, हम आपकी बात ज़रूर समझेंगे और बाकी सभी को भी समझाएंगे। सनी मुक्ता की आंखों में आंखें डालकर देखता है और फिर से सामने की तरफ देखने लगता है। फिर अपनी गर्दन झुकाकर अपने चेहरे पर वही परेशानी के भाव लाकर कहता है, मैं चाहता था कि मेरी भी एक लव स्टोरी हो, उसकी मीठी मीठी यादें हों। जब कभी हमारा झगड़ा हो तो उन्हीं मीठी बातों को याद करके कभी मैं तुम्हें मना लूँ, कभी तुम मुझे मना लो। शादी से पहले का वक्त जितना खूबसूरत होता है, शादी के बाद जिम्मेदारियों के चलते उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कमी ज़रूर आ जाती है। लेकिन मुझे देखो, मेरी लव स्टोरी शुरू होते ही ख़त्म। मैंने किसी को पसंद किया, वह मुझे मिल गई और दी एंड। तुम ही बताओ, जब मैं किसी को अपनी लव स्टोरी सुनाऊंगा तो उसमें सुनने लायक क्या होगा? सारा एफर्ट तुमने डाला और मैंने क्या किया? यह भी छोड़ो, बात यह भी नहीं है। मुक्ता खामोशी से सनी की तरफ देखती रहती है और उसके आगे बोलने का इंतजार करती है। कुछ पल रुककर सनी फिर से बोलना शुरू करता है। एक दिन किसी पल अचानक मुझसे कहा गया कि आज मेरा उस लड़की के साथ रिश्ता पक्का हो रहा है जिसे मैं पसंद करता हूँ। मुझे उस लड़की को मनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा।
यहाँ तक कि प्यार का इजहार भी नहीं हुआ। उसके 4-6 दिन बाद मुझसे कहा गया कि आज तुम्हारी उसके साथ सगाई है, और फिर 8-10 दिन के बाद मुझे मंडप में खड़ा करके कहेंगे कि फेरे ले लो, आज तुम्हारी शादी है। अब तुम ही बताओ मेरी लव स्टोरी का क्या। फिर मुक्ता की तरफ घूमकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहता है, मुझे सगाई भी तुमसे ही करनी है और शादी भी तुमसे ही करनी है, लेकिन मैं कुछ वक्त चाहता हूँ। उस वक्त में तुम्हारे साथ मीठी यादें इकट्ठा करना चाहता हूँ। छुप छुप कर मिलना, देर रात तक बातें करना, एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानना और उसके हिसाब से काम करना, खुद को एक दूसरे के हिसाब से ढालना, कुछ आदतें अपने पार्टनर से सीख लेना और कुछ उसके लिए छोड़ देना। मैं इन सभी पलों को जीना चाहता हूँ। तुम ही बताओ यह कैसी लव स्टोरी है जिसमें मिलना जुलना, रूठना मनाना, पपियाँ छपियाँ कुछ नहीं हुआ।